चलो इधर देखो जरा, पहला क्वेश्चन है इज नॉट अ वैलिड सीएसएस प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी वैलिड सीएसएस प्रॉपर्टी नहीं है? तो हमें पता है बैकग्राउंड इमेज भी होती है ना, बैकग्राउंड पोजीशन भी होती है, बैकग्राउंड कलर भी होती है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट W3 CSS? इनमें से कौन सा W3 CSS के लिए सही नहीं है? ठीक है, W3 CSS इज द मॉडर्न रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क, सही है, ठीक है ना। अगला है W3 CSS प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल डिवाइसेस। मतलब ही यही होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का, सारी डिवाइसेस पर इक्वालिटी, सब पे एक जैसा समान खुले, है ना। अगला क्या है, W3 CSS प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल ब्राउजर। जितने भी ब्राउजर्स होते हैं उन सारे ब्राउजर्स पे ओपन हो इजिली, सेम तरीके से, इसी को क्या बोलते हैं अपन? W3 CSS फ्रेमवर्क बोलते हैं। अब यहां पर बोल रहे हैं नॉट अ स्टैंडर्ड CSS, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, इसीलिए यही हमारा सही आंसर है। MVC का फुल फॉर्म मॉडल व्यू कंट्रोलर, याद कर लो, मॉडल व्यू कंट्रोलर। विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंपेयर डेटा टाइप एज वेल एज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। डेटा टाइप भी सेम हो और वेरिएबल की वैल्यू भी सेम हो। ये कौन सा ऑपरेटर बताता है आपका? क्योंकि जो सिंगल इक्वल होता है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल जो होता है वो क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। डबल इक्वल आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, लेकिन ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर दो वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो ये ट्रू देगा। लेकिन ये जो ट्रिपल इक्वल होता है इसको आप आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आइडेंटिटी। अगर दो की आइडेंटिटी सेम है यानी उनकी वैल्यू भी सेम है, उनका डेटा टाइप भी सेम है और वो सेम लोकेशन पर बने हुए हैं, दोनों ही सेम है, तो ये ट्रू देता है। सिर्फ वैल्यू के सेम होने से नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट है www, फुल फॉर्म पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। फादर ऑफ www टिम बर्नर्स ली। फादर ऑफ ब्राउजर टिम बर्नर्स ली, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट, अगर विंडसर्फ का नाम है तो विंडसर्फ लगाना है और अगर नहीं है तो फिर से टिम बर्नर ली। फादर ऑफ एंटीवायरस टिम बर्नर्स ली, ठीक है ना। GNU स्टैंड फॉर, GNU का फुल फॉर्म होता है GNU नॉट यूनिक्स। GNU नॉट यूनिक्स, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, GNU एक ओपन सोर्स कंपनी है, ऐसा समझ लो। तो पहले क्या था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। यूनिक्स के बाद आया लिनक्स, ठीक है। तो यूनिक्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसकी खास बात क्या थी? वो लिनक्स के जैसा दिखता था, लेकिन वो यूनिक्स के जैसा दिखता था। कौन? लिनक्स। लेकिन लिनक्स यूनिक्स नहीं है, सिर्फ दिखने से नहीं मतलब होता है ना। इसको बोला गया है GNU ने बनाया था, नॉट यूनिक्स। यूनिक्स नहीं है, जो लिनक्स है वो अलग है, तो इसको बोलते हैं क्या? GNU, ठीक है। विच एलिमेंट इज यूज फॉर स्टाइलिंग HTML5? HTML को स्टाइल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टाइल सीट। और स्टाइल सीट का मतलब क्या होता है? CSS, कास्केडिंग स्टाइल सीट। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पता ही है हमें, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लोअर ओपेसिटी वैल्यू रेफर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट की HTML में जो आप ऑब्जेक्ट बनाते हो अगर उसकी ओपेसिटी कम है इसका मतलब वो हाईली ट्रांसपेरेंट है। ओपेसिटी जितनी कम होती है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेसिटी जितनी हाई होती है वो उतना ही ज्यादा इनट्रांसपेरेंट होता है, यानी पीछे का दिखना बंद हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये बोलते हैं इसको क्या? ट्रांसपेरेंसी, है ना। जैसे तुम लोग ये लगाते हो ना, ये ऑप्टिकल लेंस होते हैं ना, तो इनकी क्या है? ट्रांसपेरेंसी सबसे लो, ट्रांसपेरेंसी सबसे हाई है। क्यों? क्योंकि वैल्यू सबसे लो है, ओपेसिटी। अगला है हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट।
पता ही है हमको। फर्स्ट चाइल्ड के लिए हमारे पास ये स्यूडो क्लास होती है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी मेन ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे अगर क्या है आपके चाइल्ड बने हुए हैं, उनमें से पहले चाइल्ड को सेलेक्ट करना है, तो हमारी ये क्लास है कौन सी, फर्स्ट चाइल्ड। डिफॉल्ट शेप एंड कलर ऑफ W3 टैग, ये याद कर लो, जो W3 CSS जो आपका है उसमें जो टैग होते हैं, उन टैग का डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ये रेक्टेंगल, उसकी एक प्रॉपर्टी है ब्लैक एंड ग्रे, ये रहता है W3 CSS जो आप यूज करते हो ना, उसमें जो टैग होते हैं उनका डिफॉल्ट, आप कुछ नहीं देते हो, कुछ तो रहता है ना उसमें पहले से, है ना, आप पहले से ही कलर नहीं दे रहे हो तो कुछ ना कुछ आ रहा है ना, और उसका जो शेप रहता है, जो क्या रहता है, शेप रहता है, वो कैसा रहता है, रेक्टेंगल रहता है। मान लो आपने वहां पर क्या लिखा, संदीप लिखा, अब आप अगर इसको बैकग्राउंड कलर दे रहे हो मान लो, तो ये कुछ कलर ऐसे में चढ़ेगा ना इस पे, अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो पूरे पे चढ़ेगा, लेकिन चढ़ेगा तो आएगा तो शेप उसका रेक्टेंगल ही ना, और कलर जो होता है उसका क्या होता है आपका, ब्लैक और ग्रे, फुल ब्लैक भी नहीं होता, फुल ग्रे भी नहीं होता, ठीक है ना। विच क्लास एड ऑल्टरनेट रो कलर टू द टेबल, कोई टेबल है, उस टेबल में जो कलर है वो ऑल्टरनेट डालने, कोई कलर फिर दूसरा कलर, जैसे जैब्रा स्ट्रिप्स होती है ना, अलग दो कलर्स की क्या आती है, ऑल्टरनेट स्ट्रिप चलती, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो टेबल में ये काम करती है, बोलो, W3 डैश स्ट्रिप्ड, याद करो, CSS फ्रेमवर्क पढ़ा था, CSS फ्रेमवर्क में W3 स्ट्रिप्ड था ना, जब हमने टेबल की CSS की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, तो क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी का, क्या क्वेश्चन कहां गया, अरे कुछ और बोलना है, वॉट विच क्लास एड ऑल्टरनेट रो कलर टू द टेबल, हाँ ठीक है ना, ये NH चाइल्ड, देखना जरा कैसे काम करता है, NH चाइल्ड, और अगर हम यहां पर क्या दे दें, ऑल्टरनेट डालना है ना, इवन दे दो तो भी ऑल्टरनेट हो जाएगा, ऑड दे दो तो भी ऑड हो जाएगा, किया था ना अपन ने, इवन दे दो, ऑड दे दो, या फिर क्या दे दो, 2n दे दो, n की वैल्यू 0 होगी तो 0 पे चढ़ेगा, यानी नहीं चढ़ेगा, फिर जब 1 होगी यानी 2 पे जाएगा, फिर जब 2 होगी तो 4 पे जाएगा, 2 4 6 8 10, तो ऑल्टरनेट हो गया, तो आप ऐसा भी दे सकते हो, आप इवन दे सकते हो, आप ऑड दे सकते हो, NH चाइल्ड ऑल्टरनेट चढ़ाने के लिए। और अगर ये CSS की प्रॉपर्टी पूछते तो W3 में कौन सी थी, W3 डैश स्ट्रिप, what is not a valid statement for AngularJS, AngularJS जो AngularJS होता है, उस AngularJS में इनमें से कौन सा वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। देखो AngularJS जो है वो जावा का फ्रेमवर्क है, ये सही है, कोई भी स्क्रिप्ट आपको अगर यूज करनी है तो उसको आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करते हो, ये भी सही है। AngularJS जो होता है उसमें आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, आपके एक्सप्रेशंस हो गए, ये सब चीजें एक्सटेंड होती हैं, ये भी सही है। और यहां पर बोला गया है इट इज अ फ्रेमवर्क रिटन इन C लैंग्वेज, ये गलत है आपका, C लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, जावा का फ्रेमवर्क है, जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो जावा में लिखा जाएगा ना, C लैंग्वेज में क्यों लिखेंगे उसको, है ना। हाइपर टेक्स्ट इज, हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट जिसके पास कुछ लिंक है दूसरी चीजों के, उसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अनदर टेक्स्ट। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट हेडिंग, हमें पता है H1 से लेकर H6 तक हमारे पास टोटल HTML में कितनी हेडिंग होती है, 6 हेडिंग होती हैं, जिनमें से H1 सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटी पूछी, आंसर क्या होगा, H6। W3 CSS does not provide the following border classes, इन क्लासेस में से W3 जो CSS की प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कौन सी क्लास नहीं दी है, तो हमें पता है बॉर्डर डैश टॉप, बॉर्डर डैश बॉटम, बॉर्डर डैश लेफ्ट राइट, है ना, लेफ्ट बार, राइट बार, टॉप बार, बॉटम बार, W3 डैश बॉर्डर, बॉर्डर, ये सब क्लासेस हैं, कौन सी नहीं है, गटर मार्जिन वाली,
ऐसी कोई क्लास अपने पास नहीं। विच क्लास इज यूज टू क्रिएट अ शैडो इफेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर एक हल्का सा शैडो आ रहा है, कौन सी क्लास करती है हमारी? कार्ड क्लास, W3 डैश कार्ड। शैडो नहीं है ही नहीं है क्लास, शैडो है ही नहीं है, क्लास जो बनी हुई है वही तो हमें पता होंगी, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी क्लास होती नहीं। क्लास होती है इस नाम से, क्या क्या होती है? W3 डैश कार्ड डैश 2, W3 डैश कार्ड डैश 4, 8, 16, 32, ऐसे होती हैं ये सब क्लास। ये वाली शैडो नाम से कोई क्लास है ही नहीं है, जो है ही नहीं है तो फिर नहीं है। Which CSS property is used to make a menu horizontal? एक मेन्यू है, कई सारे वैल्यू इसमें लिखी हुई है और इसको हमें ऐसे करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? डिस्प्ले, याद करो, और जिसकी वैल्यू क्या देते हैं? इनलाइन, बोलो ना, ब्लॉक। वैल्यू क्या होती है? इनलाइन ब्लॉक। प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्प्ले। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो क्या बोला गया है? प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं तो प्रॉपर्टी तो डिस्प्ले है ना। वैल्यू अगर होता तो वैल्यू होती, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है तो अपन को यही लगाना पड़ेगा। विच टूल इज यूज टू ऐड टेक्स्ट और कैप्शंस टू द इमेज? किसी भी इमेज पे कोई टेक्स्ट या कैप्शन डालना है तो ये अपने पास क्या है? सीधे सीधे टेक्स्ट टूल होता है ये फोटोशॉप में। इसमें फोटोशॉप में कोई भी इमेज है उस पर कुछ लिखना है तो फोटोशॉप में एक टेक्स्ट टूल होता है, उसको क्लिक करो, फोटो पर आ जाएगा, उस पर जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। Which CSS property is used to set the background image? क्या करना है? बैकग्राउंड इमेज लगाना है। पता है हमें प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बैकग्राउंड इमेज। बीजी कलर से कलर आता है, कलर हमारे टेक्स्ट इमेज के लिए होता है और इमेज कुछ होता नहीं है। अगर टैग भी बोलोगे तो टैग का नाम IMG होता है, इमेज नहीं होता है ना। आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी द इनवैलिड HTML इवेंट। इनमें से कौन सा HTML का इवेंट लगाए थे? ऑन लोड, ऑन क्लिक, ऑन कॉपी, ये सब लगाए थे, बोलो। अभी बोला गया इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो हमें पता है लोड होता है, माउस ओवर भी होता है। जब हम माउस ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होना है? आप माउस को ओवर करके बाहर निकलोगे तब क्या होना? ऊपर आना है तो क्या होगा? लेकिन अनलोड कुछ नहीं होता, ऑन लोड होता है। ऑन लोड एक इवेंट होता है लेकिन अनलोड कोई इवेंट नहीं होता। आइडेंटिफाई द वैलिड इनपुट टैग एलिमेंट इन HTML5। HTML5 में जो इनपुट टैग होता है उस इनपुट टैग में जो जो एट्रीब्यूट में हम वैल्यू देते हैं उनमें से वैलिड कौन सा है? इनमें से क्या क्या होते हैं उसके अंदर, पता है ना तुम लोगों को? आप उसमें क्या क्या दे सकते हो? टेक्स्ट दे सकते हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नंबर दे सकते हो, डेट दे सकते हैं, चेक बॉक्स दे सकते हैं, रेडियो दे सकते हैं, और बोलो, ईमेल दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, और बताओ, सबमिट रीसेट है ना, सबमिट दे सकते हैं और रीसेट दे सकते हैं, और बताओ, फाइल, इनपुट टाइप फाइल हो सकता है, इनपुट टाइप कलर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब है। तो पूछ रहे कौन सा इसमें से वैलिड है? तो ईमेल है ना, ईमेल देने के लिए। ऐसा लेटर वाला तो कुछ नहीं होता, फैक्स वाला भी कुछ टाइप नहीं होता इनपुट टैग के अंदर। जावा स्क्रिप्ट इज प्राइमरी यूज्ड फॉर, जो जावा स्क्रिप्ट होती है उससे क्या, किस पर्पस के लिए बेसिकली यूज की जाती है? जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, स्टैटिक वेबसाइट मतलब जिसका कंटेंट स्टैटिक होता है हर किसी के लिए। देखो स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट कुछ ऐसे समझो, कोई वेबसाइट है, कोई भी ओपन कर रहा है, सबके लिए एक जैसी खुल रही है, वो स्टैटिक है। वो क्या है? स्टैटिक है। जैसे सरकारी रिजल्ट
खोलते हो ना, आप खोलो अपने सिस्टम पे, आप खोलो दूसरे सिस्टम पे, सब पे एक जैसी तो खुलेगी, है ना। वो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब फिक्स, सबके लिए बराबर। और डायनेमिक का क्या मतलब होता है, आप अपना फेसबुक का अकाउंट खोलो और बगल वाले का खोलो और देख लो दोनों का, क्या एक जैसा रहेगा, नहीं रहेगा। आपका आपके हिसाब से कस्टमाइज रहेगा, आपका आपके हिसाब से रहेगा, है ना, बोलो ना। फ्लिपकार्ट है ना, तुम लोग खोलोगे तो तुम्हारे जैसे ही फ्लिपकार्ट खोलोगे तो उसमें कुछ लड़कों की साइड में वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मोबाइल, है ना, और ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये लोग खोलेंगे तो उसमें मेकअप का सामान हो गया और वो ड्रेस वैस ये सब होता है ना तुम लोगों का, है ना, तो ये सब इनके में खुलेगा, तो कस्टमाइज हो रहा है ना। तो ये डायनेमिक है, चेंज हो जाए जो। तो अपनी वेबसाइट को क्या करने के लिए, डायनेमिक करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पर क्या यूज कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। तो ऐड ऑल्टरनेटिव एंड डायनेमिक बिहेवियर, जिससे वेबसाइट क्या करने लगे, डायनेमिकली बिहेव करने लगे। वरना स्टैटिक है, फिक्स है तो फिक्स है। आपने कोई पासवर्ड दिया, अपना यूजर नेम दिया और लॉग इन किया, वो बता रहा है, अगर आप वैलिड हो तो ठीक है, नहीं वैलिड हो तो भी बता, तो ये डायनेमिकली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है ना। चीज को बोलते हैं क्या, डायनेमिक वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट को डायनेमिकली बिहेव कराने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, एज अ ऑल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं किसको, जावा स्क्रिप्ट। विच टैग इज यूज टू रेंडर एंड रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कोई एक कंटेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, अगर उसे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी रेंडर करना है। रेंडर का मतलब होता है आपने कोई चीज बना ली है, लेकिन एक्चुअली में वो कैसा दिखेगा, एक्चुअली में वो कैसा दिखेगा, इस चीज को बोलते हैं रेंडरिंग। ठीक है, तो कई सारे रेंडरिंग इंजन होते हैं, हमारा जो ब्राउजर है वो भी एक तरह का रेंडर इंजन ही समझ लो, उसके अंदर एक रेंडरिंग इंजन होता है। आप कोड बनाते हो, वो दिखेगा कैसा, ये बताता कौन है, वो रेंडर इंजन बताता है, रेंडरिंग इंजन। आ रही बात समझ में। तो कौन सा टैग होता है उसके लिए, आपका आर्टिकल टैग होता है HTML5 के अंदर। HTML5 में क्या होता है, कौन सा टैग होता है, आर्टिकल टैग होता है, ठीक है ना। इसको पानी पिलाओ, ये बेहोश हो रही है। NaN, नॉट अ नंबर, NaN मतलब नॉट अ नंबर, इसको भी पिलाओ। फॉन्ट साइज ऑफ H1, जो आप H1 हेडिंग यूज करते हो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 32 पिक्सल होता है। तो ये सारे आज याद कर लेने हैं तुम लोगों को, ठीक है। H1 से लेकर H6 तक जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उनका साइज कितना होता है, उन सबके साइज याद करने हैं। टैग यूज टू ऐड एक्सटर्नल CSS, आपकी कोई CSS की फाइल है जिसको आपने, कोई भी फाइल मान लेते हैं abc.css, ये हमारी एक एक्सटर्नल फाइल है, इस फाइल को हमें अपने HTML के कोड में जोड़ना है। तो पूछा गया है कि जोड़ने के लिए कौन सा टैग यूज होता है, कौन सा टैग, लिंक टैग लिखते हैं ना, लिंक एट्रीब्यूट होता है रेल, उसमें देते हैं स्टाइल सीट, है ना, लिंक रेल स्टाइल सीट, टाइप टेक्स्ट CSS और href में अपनी फाइल का नाम। तो टैग कौन सा होता है, लिंक टैग। CSS की फाइल है लिंक टैग, जावास्क्रिप्ट की फाइल है स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट SRC, सोर्स में जाके अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम, है ना। हाउ टू ऐड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, लो स्क्रिप्ट टैग आ गया। एक्सटर्नल CSS फाइल इज एडेड इन विच पार्ट ऑफ HTML। अगर कोई एक्सटर्नल CSS की फाइल है, बाहर है, अपने HTML से बाहर है, उसको हमें अगर ऐड करना है तो किस सेक्शन में करते हो, हेड में या बॉडी में, हेड में। ये जो लिंक टैग आप लगाते हो, लिंक रेल स्टाइल सीट, इसको एक्सटर्नल में लगाना, एक्सटर्नल फाइल को जोड़ना है तो हेड में ही तो करते हो। किस सेक्शन में करते हैं अपन, हेड के अंदर।
Which W3 CSS property add left and right 16 पिक्सल? क्या? पैडिंग। लेफ्ट और राइट से कितनी? 16 पिक्सल की क्या देता है? पैडिंग। कौन देता है? बोलो। कंटेनर, है ना। कंटेनर क्लास क्या करती है? आपको 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट से क्या देती है? पैडिंग देती है। और जो पैनल क्लास होती है, कौन सी क्लास? पैनल क्लास। पैनल क्लास आपको 16 पिक्सल की लेफ्ट राइट से पैडिंग भी देती है और 16 पिक्सल का टॉप बॉटम क्या देती है? मार्जिन भी देती है। मार्जिन कौन कौन सा? टॉप और बॉटम। कितना? 16 पिक्सल। ठीक है। तो कंटेनर क्लास जो होगी वो 16 पिक्सल लेफ्ट राइट क्या देती है? पैडिंग देती है। जो पैनल क्लास है वो 16 पिक्सल लेफ्ट राइट पैडिंग भी देगी और 16 पिक्सल का प्लस आपको क्या देगा? टॉप बॉटम मार्जिन भी देता है। Which W3 CSS property add border in the table? अगर हमें टेबल पे क्या देना है? बॉर्डर देना है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? पता ही हमको, W3 डैश। Which symbol is used to apply filter in JavaScript? JavaScript में फिल्टर लगाने के लिए पाइप सिंबल यूज होता है। कौन सा सिंबल? पाइप सिंबल यूज होता है। याद कर लो ये तो। फिल्टर अगर लगाना है, अगर हमें फिल्टरिंग करनी है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? पाइप सिंबल यूज करते हैं। विच सिंबल इज यूज फॉर क्लास सिलेक्टर? क्लास सिलेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं? डॉट का साइन। पता है ना ये? जो क्लास सिलेक्टर होते हैं उनके लिए क्या होता है? डॉट होता है। जो आईडी सिलेक्टर होते हैं उनके लिए क्या होता है? हैश होता है। जो स्टार होता है वो किसके लिए होता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए होता है। ऐसे ही तो। और जो ग्रुप सिलेक्टर होते हैं उनके लिए क्या यूज होता है? कॉमा यूज होता है। बाकी एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी पढ़े थे हमने, चाहे वो सब सिलेक्टर भी पढ़े थे। 4 होते हैं ना सब सिलेक्टर, बोलो ना। तो कौन कौन सा होता है? बोलो जल्दी से। सबसे पहले डिसेंडेंट सिलेक्टर के लिए स्पेस यूज करते हैं। आगे बोलो। चाइल्ड सिलेक्टर के लिए याद करो, 2 लोग। याद आया? हाँ। तो चाइल्ड सिलेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं? ये ग्रेटर देन वाला साइन यूज करते हैं। एडजेसेंट, जुड़ा हुआ। एडजेसेंट सिबलिंग के लिए प्लस। और जनरल सिबलिंग, आ रही ना बात समझ? फाउंडर ऑफ जावास्क्रिप्ट याद कर लो, ब्रेंडन ईच। कौन है फादर ऑफ जावास्क्रिप्ट? विंडसर्फ फादर ऑफ इंटरनेट, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, टिम बर्नर्स-ली फादर ऑफ HTML, फादर ऑफ ब्राउजर। अभी बताए लो। फाउंडर ऑफ CSS नाम याद कर लो, है कौन? ह्यूम ली। कौन है ये? CSS के फाउंडर है। ठीक है, याद कर लो बिल्कुल। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, अगर आपको पावर निकालनी है तो उसके लिए ऑपरेटर कौन सा होता है? ये डबल स्टार होता है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो 2 डबल स्टार 3, इसका मतलब आंसर आएगा 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक। Which tag is used to link another page in HTML? कोई दूसरा पेज है उसको लिंक करना है। मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में मुझे किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक करना है। किससे करेंगे? एंकर टैग से। एंकर टैग बोलते हैं, लिखते क्या है? ए। लिंक नहीं है। लिंक तो क्या होता है? वो स्टाइल शीट वगैरह को लिंक करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। स्क्रिप्ट हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए होता है। एचरिफ नाम से कोई टैग तो होता नहीं, ये तो एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग का। ऐसे ही तो लिखते हो, एचरिफ हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, और फिर यहां पर अपने एड्रेस देते हो जिस फाइल को लिंक करना। तो एचरिफ तो एट्रीब्यूट होता है। An online information retrieval tool that use the data of a web search engine to produce its own result। देखो एक बात समझना, सर्च इंजन तो जानते हो आप, जो भी सर्च करते हो उन कीवर्ड्स को पूरे www यानी वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च करके रिजल्ट जनरेट करने का काम किसका होता है? सर्च इंजन का होता है। सर्च इंजन ऐसे टूल होते हैं। एक होते हैं मेटा सर्च इंजन।
कौन से सर्च इंजन? मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन की खास बात क्या होती है? ये अपना खुद का डेटाबेस जो बनाते हैं ना, पहली बात तो ये समझ लो कि इनका खुद का डेटाबेस होता ही नहीं, ये डिपेंड करते हैं दूसरे सर्च इंजन पे। दूसरे सर्च इंजन जो रिजल्ट जनरेट करते हैं, उन्होंने जैसे जनरेट किया, ये उनसे डेटा उठा के देते हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसे सर्च इंजन कहलाते हैं कौन से सर्च इंजन? मेटा सर्च इंजन। आ रही बात समझ में? जैसे डॉग फाइल करके एक अपना क्या है, एक मेटा सर्च इंजन, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? मेटा सर्च इंजन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट कुकीज। कुकीज जानते हो क्या होता है? कुकीज बोलो, कुकी, किसी को पता है कुकी का क्या मतलब होता है? खाने वाली नहीं यार, अपन एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, कहां भूख लग रही है तुम लोगों को? हाँ बताओ। हाँ सही बोल रही है। कुकीज, कुकीज क्या होते हैं? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके ब्राउजर की साइड पे, यानी लोकल साइड पे, क्लाइंट साइड पे सेव हो जाती है। आप जो भी काम करते रहते हो, है ना, आपका जो भी चीजें सर्च वर्च करते हो, उसका एक टेक्स्ट फॉर्म में डेटा क्या हो जाता है? ब्राउजर पे स्टोर हो जाता है। आप जब दोबारा किसी साइट को ओपन करते हो, तो वो जो कुकी है वो किसके पास पहुंच जाती है? उस वेबसाइट के पास पहुंच जाती है। उससे इसको ये पता चल जाता है आपको किन चीजों में इंटरेस्ट है, तो वो उसी टाइप का वेब पेज कस्टमाइज करके आपको भेजती है। उस टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? कुकी बोलते हैं। ठीक है, तो देखना जरा ध्यान से, क्या बोलना है, गलत कौन सा है ये बताना है अपन को, ठीक है। देखो, कुकी आर द प्रोग्राम्स विच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट मतलब आप ऐसा समझ लो ब्राउजर, वही है वेब क्लाइंट, लेकिन प्रोग्राम नहीं होते ये कुकीज जो होते हैं, वो प्रोग्राम नहीं होते, वो टेक्स्ट में होता है पूरा डेटा। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होती जो रन होता है आपके क्लाइंट साइड पे, क्योंकि प्रोग्राम क्या होते हैं? रन होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होते। आ रही बात समझ में? तो प्रोग्राम नहीं है, टेक्स्ट फाइल है। Cookies have the potential of being used to violate privacy of users. हाँ, आपकी जो प्राइवेसी है, आपने मान लो आपके सिस्टम पे कुकी है, आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, वो भी तो उस टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है, तो ये वायलेट होता है, यानी ऐसा हो सकता है। कुकीज आर वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग ट्रैक ऑफ यूजर्स डेवलपिंग ऑनलाइन शॉपिंग। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उनके लिए ट्रैक रखने का काम बहुत करते ही कुकीज करती है अपनी। आप क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हो, वो कुकीज में जाके स्टोर हो रहा है। आप साइट ओपन कर रहे हो, वैसे ही आपको आ रहा है, ऑफर आ रहे हैं आपके पास। आपने आज कोई चीज खोली, उसको परचेज नहीं किया, कल हो सकता है उसी में आपको ऑफर मिल जाए। डायरेक्टिव टू इनिशिएट एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। किसी भी एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जो अपना मेन डायरेक्टिव होता है, मेन कंट्रोलर होता है, वो कौन होता है? ng-ऐप। ng-ऐप के पास आपका mg मॉडल बनता है, और डेटा को बाइंड करने के लिए ng बाइंड होता है। ठीक है ना? ये लिखा है ना, याद है ना? ng-ऐप, ng-init इनिशियलाइज करने के लिए, किसी भी वैल्यू को रिपीट करने के लिए, और मॉडल हमारा होता है किस चीज के लिए? MVC में मॉडल बनाने के लिए। मॉडल बनेगा तभी तो उसका व्यू बनेगा, और तभी यूजर को दिखाई देगा। यही होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन बेसिक ग्रिड ऑफ स्केलेटन? याद करो कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम। 12 कॉलम्स होते हैं ना एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट पे। जो W3 CSS में जो ग्रिड दिया गया है, उसमें हर एक रो पे कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम होते हैं। जो आपने पढ़ा था, जैसे स्मॉल स्क्रीन है उसके लिए S1 से लेकर S12 तक। स्मॉल स्क्रीन मतलब मोबाइल फोन, मीडियम स्क्रीन मतलब टैबलेट्स वगैरह के लिए M1 से M12, 12 कॉलम आप दे सकते हो। लार्ज स्क्रीन कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, या कोई बड़ी सी स्क्रीन हो गई, उसके लिए L1 से लेकर L12 तक। तो टोटल कितने कॉलम होते हैं आपके पास? 12 कॉलम होते हैं। W3.table does not provide the following class for table. इनमें से कौन सी W3 टेबल की क्लास नहीं है? स्ट्रिप्ड होती है, ऑल्टरनेट बॉर्डर, ऑल्टरनेट कलर आ जाता है, स्ट्रिप्ड होती है। स्ट्रिप होती है क्या कुछ? स्ट्रिप नहीं होती। बॉर्डर भी होती है, पता है,
बॉर्डर्ड भी होती है। बॉर्डर से टेबल के राउंड बॉर्डर चलता है और बॉर्डर से अंदर बॉर्डर आ जाता है ना। W3.CSS इज सिमिलर टू, W3CSS जो है इसी का एक फ्रेमवर्क आपको और दिया गया है, कौन सा, बूटस्ट्रैप बोलते हैं इसको। तो बूटस्ट्रैप भी क्या है, एक आपका जो आपका CSS है ना उसी का एक फ्रेमवर्क है। आपने W3CSS पढ़ा, वैसे ही क्या है, बूटस्ट्रैप है। ऐसे और भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जावास्क्रिप्ट, इनमें से जावास्क्रिप्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। याद रखना जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। दो टाइप की होती है, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो जावास्क्रिप्ट है आपकी, वो आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। C++ हो गई, सी नहीं, C++, जावा, .NET है ना, पाइथन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है सब कुछ ऑब्जेक्ट है। जैसे आप जावा लैंग्वेज की बात करो तो जब हम बोलते हैं जावा लैंग्वेज इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, याद रखना जावा स्क्रिप्ट और जावा अलग अलग है। जावा लैंग्वेज इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट मींस एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है। चाहे आप मेथड बनाओ, वेरिएबल बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे आप लोग यहां पर बैठ के पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, जॉब ओरिएंटेड। सब कुछ किस चीज के लिए हो रहा है, यहां पर एक नौकरी पाने के लिए हो रहा है, जॉब ओरिएंटेड। आ रही बात समझ। अगला होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, यानी क्या है, ऑब्जेक्ट पर बेस्ड, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं पहले से ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, उन पर बेस्ड लैंग्वेज है, खुद ऑब्जेक्ट नहीं बना रही, ऐसी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज कहलाती है। तो आपकी जो कौन सी लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट है, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं। डोम का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, याद कर लो, MVC बताया था ना, वही है डोम। हाउ मेनी पॉपअप बॉक्स, हमारे जावा स्क्रिप्ट में कितने टाइप के पॉपअप बॉक्स होते हैं, 3 टाइप के पॉपअप बॉक्स होते हैं। कौन कौन से, अलर्ट पॉपअप बॉक्स जिसमें सिर्फ ओके का ऑप्शन आता है। सेकंड है आपका कौन सा, कंफर्म वाला, जिसमें आपको एक मैसेज आएगा, 2 बटन आएंगी, ओके और कैंसिल की, आप ओके भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। ओके मतलब ट्रू, कैंसिल मतलब फॉल्स। और तीसरा होता है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में भी ओके और कैंसिल की बटन आएगी, लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स भी होता है, तो आप मैसेज भी दे सकते हो, आप वैल्यू भी दे सकते हो। अगर आप ओके करते हो वैल्यू आगे पास होगी, अगर आप कैंसिल करते हो वैल्यू आगे पास नहीं होगी। What is AngularJS? What is AngularJS? क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, जैसे W3CSS, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क CSS के फ्रेमवर्क है, वैसे ये जावास्क्रिप्ट का। Node.js हो गया, AngularJS हो गया, है ना, ये सब जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क। हाउ टू क्रिएट अ मॉड्यूल इन AngularJS, AngularJS में मॉड्यूल को क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका होता है Angular.module। अगर आप एंगुलर की जगह आप ng यूज कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ng.module ऐसा करना। तो मॉड्यूल फंक्शन की हेल्प से आप क्या बनाते हो, मॉड्यूल बनाते हो, m स्मॉल है। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन लिखना है जावास्क्रिप्ट में, तो याद रखना किसी भी एक्सप्रेशन को जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए हम डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये मैंने लिखाया था तुम लोगों को, क्या यूज करते हैं, डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो देखो ये भी यूज हो सकता है, और आप बाइंड करके भी किसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। एनजी बाइंड किया था ना अपन ने, तो ये दोनों ही क्या है, सही है। दोनों तरीके से आप कोई भी एक्सप्रेशन अपना रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी आउटपुट अगर आपको देना है तो।